अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जी कंटिन्यू मैकेनिक्स मैथ 409 लेक्चर नंबर 3A। ये जो आपका लेक्चर नंबर 3 है ना, ये लेंथी है। इसके मैंने दो पार्ट्स कर दिए हैं। 3A में हम वो चीज़ें देखेंगे जो हमने अगले लेक्चर्स में करनी है, थोड़ी बहुत ही इस लेक्चर में भी स्टार्ट कर देंगे। जो इसका बी पार्ट है उसमें आपका प्रॉब्लम सेट 1 है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये प्रीवियस रिजल्ट्स हैं। अगर इनमें से कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ज्यादा ना हुई तो डेफिनेटली ये पिछले लेक्चर में से आ रहे होंगे, वहां से देख लीजिएगा। उधर हमने ये पढ़ा था कि जो ई आई और ई आई डैश है, आईज 1 2 3, ये भी आईज 1 2 3 है। ये दो सेट्स हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के, यानी कि मतलब कि E1 E2 E3 आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल। एंगल इनका 90 डिग्री पे है, सबकी लेंथ 1। ये भी इसी तरह से E1 डैश E2 डैश E3 डैश, ये भी आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल, यानी कि इनके दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। लेंथ इज इक्वल टू 1। बेसिस कैसे हो गए कि कोई भी जो R3 का वेक्टर है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। देखिए नीचे लिखा हुआ है, इन वालों को हमने इसका क्या या इन बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था, वो नीचे भी लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया। वैसे बेसिस होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पैन। ये देखिए जिस तरह से मैं रिकॉल करता हूँ ना, आई एम श्योर कि आप भी ऐसे रिकॉल कर सकें, प्रोवाइडेड कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर और आप साथ साथ काम कर रहे हो। अब यहाँ पे देख लें, हमने लास्ट टाइम किया था ना, ये जो ई आई डैश था, इसको लिखा था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3। वही काम किया हुआ है। अब ये कैसे है, क्योंकि जे को 1 1 करें, फिर जे को 2 2 करें, फिर जे को 3 3, क्योंकि जे रिपीट हो रहा है और ये समेशन इंडेक्स है। फिर इसके अलावा ये जो अभी मैंने बात की है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि ई आई डैश डॉट ई जे डैश ये बनता है क्रॉनिकल डेल्टा, यानी कि यहाँ पे i इज इक्वल टू जे होगा तो आंसर 1, अदरवाइज व्हेन i इज नॉट इक्वल टू जे तो आंसर इज 0। अब जरा मैं स्लो जाता हूँ मजीद, क्यों अब क्या करने लगे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकलने लगा है। इसको तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली जो टर्म है ये लिखी हुई है। अब यहाँ पे देख लें, ये जो ई आई डैश है इसको इससे रिप्लेस करें, लेकिन ध्यान करें यहाँ पे के और के है, यहाँ पे तो जे और जे था। देखिए इसकी लॉजिक है, क्योंकि बाहर जे है, या फिर आपको बताना पड़ेगा जी अंदर वाले जे पे समेशन है, बाहर वाले पे नहीं, वो कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए रिप्लेस करते हैं इसको। हमने कहा भी था ये डमी इंडेक्स है, जो मर्जी लिख लें। अब आगे फिर कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो डॉट प्रोडक्ट आपके पास होता है वो वेक्टर्स का होता है, वो स्केलर्स का नहीं होता। इसको बाहर निकाल दें और यहाँ पे ईजे डैश डॉट ई के कर लें, ठीक है जी, ईजे डैश डॉट ई के कर लें। और अब ये क्या चीज है, ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और जब दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट होता है इट्स जस्ट द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, क्योंकि उनकी लेंथ 1 होती है। ऐसे ही होता है ना डॉट प्रोडक्ट, यू डॉट भी क्या होता है, लेंथ ऑफ यू इंटू लेंथ ऑफ वी इंटू कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन यू एंड वी। लेकिन अब ये u की लेंथ भी अगर 1 है, v की भी, तो cos अल्फा रह जाएगा। तो यहाँ पे ये जो चीज है, ये हमने पहले भी की थी, अब फिर करने लगे हैं। ये बनेंगे डायरेक्शन कोसाइंस किसके, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ई जे डैश रिलेटिव टू ई के, विच इज क्या, क्यू जी के। नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहां से देखें ये और एंड आया ये। एक चीज ये नोट करें, यहाँ पे के और के पे समेशन है, के और के पे समेशन है, और समेशन इंडेक्स लेफ्ट पे नहीं आ रहा, यहाँ पे आई और जे ये लेफ्ट पे आ रहे हैं। और आगे जाके एक और फॉर्मूला लिखेंगे, मैं अभी बोलने लगा हूं, देख लीजिएगा। अगर ये के फर्स्ट प्लेस पे होता और यहाँ भी के फर्स्ट प्लेस पे होता, फिर भी इसने क्रॉनिकल डेल्टा ही बनना था। वो आगे जाके देखते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको मोटिवेट किया, मैंने कहा ये मैं नहीं चाहता को रटा लगे कि जी के सेकंड प्लेस पे आ रहा है और के जो समेशन इंडेक्स है गायब हो गया तो क्रॉनिकल डेल्टा। अगर ये के फर्स्ट प्लेस पे भी होता ना, मैंने कि यहाँ पे के होता और यहाँ पे भी के होता, ये आई जे आगे सेकंड प्लेस पे होते, तब भी ये बनना था। ये वो फार्मूला आया जो मैं कह रहा था कि हम ऐसा ऐसा अंडरस्टैंड करेंगे, अगले लेक्चर में भी करेंगे, आज भी करेंगे। फिलहाल वो चीजें रिकॉल करते हैं, कभी पुरानी यादें ताजा करते हैं ना लोग, आप कोई पुराने गाने भी सुन लेते हैं। और आपको पता लग गया होगा, अगर मैथ्स ये मतलब है कि करते करते दिमाग आपका थक जाए, तो मैंने एक प्ले लिस्ट फ्लूट की भी डाली है, जो मेरी अपनी ही परफॉर्मेंस है। लोग कहते हैं ना मैथ्स बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, और मतलब कि मैथमेटिशियंस ड्राई होते हैं, वो देख लीजिएगा। अगर ऐसी ही बात है तो वहां पे म्यूजिक कहाँ से आ गया, वो भी अपना ही परफॉर्म किया हुआ। और उसमें देखिए म्यूजिशियंस जो हैं सारे के सारे मैथमेटिशियंस ही हैं। पैरेलल में उधर नहीं जाता, मैंने वैसे बताया, लेकिन अभी ना बंद करके शुरू हो जाएगा, मतलब कि जब सिर थक जाए उसके बाद, और थोड़ी देर मतलब है कि जब रिलैक्स हो जाए तो दोबारा मैथ्स में वापस आ जाएगा। तो बहरहाल ये चीज हो गई। अब यहाँ पे देख लें, ये फार्मूला आया तो देखें नीचे समेशन की हुई है, यहाँ पे किया हुआ है जी 1 1, के पे समेशन है ना 1 1, फिर आता है जी 2 2, फिर आता है 3 3। अब ये क्वेश्चन भी होता है जी कैसे पता लगेगा जी के 1 2 3 है। देखें के जो आपके पास था यहाँ पे था ना, और हमने किसको पीछे से रिप्लेस किया होता जे को, और जे क्या था 1 2 3, तो फिर के भी 1 2 3। सिंपल मैंने रीजन दिए। अब देखें एक एग्जांपल लिए, मैंने एक चीज क्लियर करनी है। अब अगर मैं आई और जे को 1 ले लेता हूं, यहाँ पे देख लें, आई और जे को 1 1 किया है, इंडिसेस सेम, आंसर इज 1। यहाँ पे आई को 1 करें, यहाँ पे जे को 1 करें, आ जाएगा क्यू 1 1 स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। इधर आई को 1 करें, यहाँ पे जे को 1 करें, आ जाएगा क्यू 1 2 होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ये कट गया था, इसके ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे आई को 1 करें, जे को 1, क्यू 1 3 स्क्वायर, ठीक हो गया। अब जरा ध्यान से देखें क्या है, व्हाट इज क्यू 1 1, मैं स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, व्हाट इज क्यू 1 1,
व्हाट इज Q12, व्हाट इज Q13? ये डायरेक्शन कोसाइंस बनते हैं E1 डैश के रिलेटिव टू E1, E2, E3। नहीं समझ आई दोबारा सुन लीजिएगा। लेकिन ये फार्मूला क्या आया, ये है फार्मूला, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द सेम वेक्टर इज इक्वल टू 1। को पुरानी याद ताजा हुई है? कोई फार्मूला था इस तरह का? एक वेक्टर आप स्पेस में लेते थे, कहते जी कि अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस से एंगल, फिर बीटा बना रहा है उसका वाई एक्सिस से, और गैमा उसका एंगल जेड एक्सिस से, तो आप करते थे कॉस कर अल्फा प्लस कॉस कर बीटा प्लस कॉस कर गैमा इज इक्वल टू 1। याद आया कुछ? वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थी, यहाँ एक स्टेप में हो गया। तो मैं तो फिर कहूंगा कि आपको मोटिवेट होना चाहिए कि ये कोर्स जो है आसान है। आसान से मुराद कि ये कैलकुलेशंस को शॉर्ट कर रहा है, अगर आपको इंडेक्स नोटेशन का पता है। और अगर वो फार्मूला दिमाग से निकला हुआ है ना, तो ये आपका है लेक्चर 3 है। 3B में देखिएगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो प्रॉब्लम सेट का है वही है, वो आपने उस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं। वो जो पहले वेक्टर के तरीके से किया होता था वो करना है। एक और रिजल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अगली स्लाइड पे है। ये देखें, अब उसने I को 1 J को 2, अब मैं पीछे नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे देख लें, ये 1 ये 2, यहाँ पे I को 1 यहाँ पे J को 2, यहाँ पे I को 1 यहाँ पे J को 2, लेकिन लेफ्ट साइड पे डेल्टा 1 2 वो 0 हो गया, क्योंकि इंडिसेस डिफरेंट है तो आंसर इज 0। अब ये देखें, व्हाट इज Q11, व्हाट इज Q12, व्हाट इज Q13? Q11, Q12, Q13 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ E1 डैश रिलेटिव टू E1, E2, E3। ये पीछे स्लाइड मैंने बोला था, मैंने कहा था दोबारा सुन लीजिएगा, यहाँ लिखा गया, बल्ले बल्ले होगी ना, अब तो समझ आना चाहिए। अब देख लें, व्हाट इज Q21, व्हाट इज Q22, व्हाट इज Q23, ये लिखे हुए हैं। ये हैं जी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ E2 डैश। ये देखें, जो पहला इंडेक्स है जो रिपीट हो जा रहा है उसके होते हैं, वो भी नया बेसिस वेक्टर। अगर ये दिमाग से निकल गया है तो पिछला लेक्चर प्लीज देख लें, अगर पिछला समझा हुआ है तो इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह से Q21, Q22, Q23, पहला इंडेक्स 2 है ना, तो ये E2 डैश के आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस हैं रिलेटिव टू E1, E2 एंड E3। अब रिजल्ट क्या निकला? ये तो 0 आ रहा है। रिजल्ट निकला कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इस केस में परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं आप, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो 0 के बराबर है। अब कहां से ऑर्थोगोनल आ गए जी? ये देख लें, E1 डैश E2 डैश, एंगल इनका आपस में 90 डिग्री है ना, ऑर्थोगोनल हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ऑर्थोगोनैलिटी परपेंडिकुलरिटी यहाँ पे ऑर्डिनरी वेक्टर्स हैं, डॉट प्रोडक्ट इसलिए से है, वरना डिफरेंट होता है, मैं उधर नहीं जा रहा। तो बहरहाल ये है जी, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इक्वल टू 0। को याद आता है कि इस तरह की चीज पहले की हुई है? देखें, यादें ताज़ा करने के लिए मैंने जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये लेक्चर 3B में लास्ट क्वेश्चन वो यही है। आप उसी तरीके से कीजिएगा, लेकिन फिर मोटिवेट हो जाए कि ये आपके पास जो ये वाला फार्मूला ये आसान है। इसने दोनों रिजल्ट्स आराम से कर दिए। कौन से दोनों रिजल्ट्स? एक ये था कि जी जब आपने स्केयर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द सेम वेक्टर ऐड किए थे, सम ऑफ स्केयर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द सेम वेक्टर 1, एक वो था। एक ये वाला था कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, वो क्या था? 0। और 0 लिखना चाहिए समझ के, वरना एग्जाम में आ जाएगा 0, वो नहीं आना चाहिए। तो बहरहाल ये हो गया आपके पास। 4 में वो कह रहा था, जो कि पीछे था, उसने कहा था जी आपने क्या किया था, क्या ऐड किया था? आपने ऐड किया था वहां पे, यहाँ पे Q11 स्क्वायर था, यहाँ पे Q12 स्क्वायर था, यहाँ पे Q13 स्क्वायर था, यानी कि Q11, Q12, Q13 वो क्या थे? वो थे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, बल्कि स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ E1 डैश रिलेटिव टू E1, E2, E3। ये थे, वो थे स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ E1 डैश रिलेटिव टू E1, E2, E3। ठीक हो गया जी। अब वो कहता है दोबारा इसको देखें, वही क्वेश्चन है। अब जो चीज शुरू होने लगी है वो इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि इस लेक्चर में क्या बात की, तो अगले में भी क्लियर नहीं होगी। अब वो कहता है कि इट इज कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ कोफिशिएंट्स। कौन से कोफिशिएंट्स? ये वाले, इनको कोफिशिएंट्स कह रहा है वो, एज अ मैट्रिक्स Q, और ट्रांसपोज होगा Q ट्रांसपोज। QIJ को कहता है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि ये वाली क्वेश्चन है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ये मैं बता दूं, लिखूंगा मैं अभी, लेकिन समझाऊंगा मैं अगले लेक्चर में, क्योंकि मैं उतना ही कराता हूं जितना आप आराम से कर सकें। ये कोई बड़ी बात नहीं होती जी, बड़ा कोर्स कवर हो गया, फलाने ने तो बड़ा करा दिया, इसने बहुत थोड़ा कराया, पता लगा जी फलाने की समझ नहीं, कोर्स बहुत ज्यादा करा दिया, फायदा क्या हुआ? उसने थोड़ा कराया लेकिन डिटेल में कराया, इन डेप्थ नॉलेज हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रट्टा खत्म हो गया, समझ आ गई, वो बहुत बेहतर है। ये लें जी, मैट्रिक्स नोटेशन में देखिए, अब ये वो लैंग्वेज है जो आमतौर पे एडवांस मैथमेटिक्स की किताबों में लिखी होती है, मे बी एक्सप्रेस्ड एज, अब कोई डिटेल नहीं यहाँ पे। कैसे कह सकते हैं कि यही वाली चीज और ये वाली जो मैट्रिक्स नोटेशन है सेम है? और कैसे कह सकते हैं जी ट्रांसपोज बाद में आ रहा है पहले नहीं आ रहा है ना? ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा। अगले से मेरी मुराद ये नहीं है वो जो अगला आपका 3B है, फोर्थ लेक्चर में होपफुली उसमें क्लियर होगा, लेकिन आगे जाके क्लियर होगा। मैं शॉर्ट करता हूं, आगे जाके क्लियर होगा, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आगे जाके। लेकिन वही वाली बात, फिर लिखा क्यों है? लिखा इसलिए कि जो चीज हमें पता है वो तो लिखे ना, शुरू तो करें, बिस्मिल्लाह तो करें। आई क्या है? आइडेंटी मैट्रिक्स है, ये तो सबको पता है ना। पहले इसको देख लें,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल पे एंट्रीज होती हैं 1 होती हैं, बाकी सारे आपके पास 0 होते हैं। अब जरा इसको देखें, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे लिखते हैं आप मैट्रिक्स? आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको रोज कहते हैं, वर्टिकल जो होते हैं उनको कॉलम्स कहते हैं। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फर्स्ट इंडेक्स जो होता है वो बताता है रो कौन सी है। फर्स्ट रो है ना, देखें 1 1 1, सेकंड रो 2 2 2, फर्स्ट इंडेक्स 3 3 3, सेकंड इंडेक्स कॉलम बताता है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये तो हो गया ना। अब वैसे कर लें, ये डेल्टा 1 1 हो जाएगा, फिर 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। आई भी 1 2 3, जे भी 1 2 3। चलें, ये जो है आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देख लें, क्रॉनिकल डेल्टा अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाए सारे का सारा 9 एंट्रीज, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। इस तरह से क्यू आई जे है। आई जो है ये इंडिकेट रो को करेगा, जे जो है कॉलम को करेगा। ले नीचे भी बता दिया, फिर बल्ले बल्ले हो गई। आई को देख लें, फर्स्ट रो कौन सी बनती है, ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1। आई को 2 करें, 2 2 2। आई को 3 करें, 3 3 3। इस तरह से जे है, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3। ठीक हो गया जी। और इसी तरह से यहाँ पे देख लें, उन्होंने कहा था कि इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर केस सेकंड प्लेस पे है ना, तो ये क्यू टू क्यू ट्रांसपोज है। ये मैंने आगे जाके एक्सप्लेन करना है, आगे जाके एक्सप्लेन हो जाएगा, अभी नहीं। लेकिन अब फिर यहाँ पे मैंने कहा क्यों लिखा है, ये तो हमने समझ लिया ना, मतलब ये इसका। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या क्यू को मैं ये लिखूं, आगे उसका ट्रांसपोज ले लूं, यानी कि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करूं। लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या यही शक्ल बनती है? ये तो समझना है। एडवांस मैथमेटिक्स की किताबों में ये मिस कर देते हैं, कई बार टीचर्स भी मिस कर देते हैं कि स्टूडेंट्स खुद ही देखें। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, आई एम नॉट पुटिंग डाउन एनीवन, कि आपको समझ आ जाए। एक बार पता लग गया कि जी बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, तो पता लग जाना चाहिए, यकीन आना चाहिए, ईमान बन जाना चाहिए कि एडवांस मैथमेटिक्स इज नथिंग। ऑनेस्टली काबू कर सकते हैं आप उसको। अच्छा, लेकिन अब यहां से देखें, एक मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी आती है। वो तभी हो सकता है जब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो। राइट से करें या लेफ्ट से करें, आइडेंटिटी आ रही है तभी हो सकता है जब एक दूसरे के वो क्या हो, इनवर्स हो। लेकिन यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स है। और ये जो लिखा ना, इनवर्स क्यू इनवर्स ऑलवेज कम्यूट्स विद क्यू। वैसे तो a into b is not equal to b into a when a and b are matrices, लेकिन इनवर्स कम्यूट करता है। राइट से करें लेफ्ट से करें, आंसर सेम होता है, दैट्स आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पे देखें, ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके जब आंसर आपके पास आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब ट्रांसपोज ही इनवर्स है। और ये ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज इनवर्स होता है उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। को याद आया? ये सारी लीनियर अलजेब्रा की हैं, ये ऐसे नहीं प्रीरेक्विजिट रखा हुआ इसका। लोग कहते हैं जी कि ये कोर्स तो अप्लाइड मैथ वालों का है। मैं तो कहता हूँ भाई, ग्रुपिंग करनी नहीं चाहिए। जब अल्लाह मियाँ ने कह दिया ग्रुपिंग ना करो, तो मैथ्स में ग्रुपिंग क्या है भाई? अप्लाइड मैथ, अब ये लंबी चौड़ी थ्योरी ना हो जाए शुरू। लेकिन ये है कि ये वाला कोर्स कंटिन्यू मैकेनिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जिनका लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस स्ट्रॉन्ग है। फिजिक्स बेशक ना पढ़ी हो, यकीन करें, आगे देख लीजिए, आगे जाके जब सही कंटिन्यू मैकेनिक्स शुरू होगी तो उस फिजिक्स बेशक ना पढ़ी हो, ये चीजें स्ट्रॉन्ग है तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लें, ये हो गया। और यहाँ पे देख लें, यहाँ कहता है कि इनवर्स जो है ऑलवेज कम्यूट्स विद क्यू। ये जो आपके पास है, राइट से करें लेफ्ट से करें, आइडेंटिटी। यहाँ तक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये देखें, वो कहता है कि राइट साइड से करें क्यू ट्रांसपोज से, लेफ्ट साइड से करें आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब क्यू जो है आपके पास क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? उसका ट्रांसपोज इनवर्स है। फिर इसका डिटर्मिनेंट जो होता है प्लस माइनस वन होता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने ना आपको प्रॉब्लम सेट 1 में दिए हुए हैं, इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में पूछे हुए हैं। पहली बात है, लीनियर अलजेब्रा में कराए हुए थे, और मेरी आदत नहीं, मैं कहूँ वहां से जाके देख लें। देखना तो भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने वहां भी प्रूफ करवाया था, अब फिर पूछा हुआ है। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर डिटर्मिनेंट स्ट्रिक्टली +1 हो, तो यहाँ पे देख लें, क्यू को कहते हैं प्रॉपर ऑर्थोगोनल एंड इट रिप्रेजेंट्स अ रोटेशन। ये फिर लीनियर अलजेब्रा आ गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज बता दूं, अब अगर दिमाग में आ रहा हो कि सर ये लिखे जा रहे हैं और कह रहे हैं पीछे वहां से देख लो, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें ये मुश्किल नहीं है। मैं जुबानी बोलने लगा हूं, ध्यान से देखें। दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट ले लें, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डिटर्मिनेंट ले लें, राइट साइड पे ले लें। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी तो होता है 1, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू ट्रांसपोज। और डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू ही होता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब वो कौन सा नंबर है जो अपना ही स्क्वायर करें तो 1 आ जाए, या +1 या -1। ये ले मैंने प्रूफ कर दिया है, जुबानी बोला है ना, दोबारा सुन लीजिएगा, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइएगा, लिख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। नहीं, जिन्होंने मुझसे लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है वहां से दिख लीजिएगा, या फिर आगे मैंने क्वेश्चन तो दिया हुआ है लेकिन मैंने आपको करवा दिया है। हाँ, अब इसके अंदर कहता है कि जब स्ट्रिक्टली पर्सन होता है उसको कहते हैं प्रॉपर ऑर्थोगोनल। ये तो मैंने भी लीनियर अलजेब्रा में करवाया था, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि उससे रोटेशन आती है, ये मैंने भी नहीं बताया था। अब यहाँ पे रिकॉल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ रिकॉल का वर्ड है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि कुछ एफसी के होंगे, कुछ और जिन्होंने पहले ये देखी हुई है या जिनको पता है। लेकिन एक खुशी की खबर,
ये मैं आपको बकायदा प्रूफ कराऊंगा कि ये रोटेशन मैट्रिक्स होती है और रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज देती है। अब ये काउंटर क्लॉकवाइज कौन सी होती है? ये वाली। क्लॉकवाइज ये वाली। ठीक हो गया जी। तो काउंटर क्लॉकवाइज इस तरह से होती है रोटेशन। क्लॉक दे पुठे पासे चलो, जिस पासे क्लॉक पे जांदा है ओदियां सूइयां पईयां जांदी है, तुसी ओदे पुठे पासे चलो। चलो, ज्यादा पंजाबी नहीं बोलते। तो ये हो गया जी रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल थीटा। ये मैं आपको करवाऊंगा। ठीक हो गया जी, ये कराई जाएगी आपको। और होपफुली मेरा ख्याल है कि जो आपका बी पार्ट है ना लेक्चर का, उसके एंड में है ये। मैं बताऊंगा वहां पे आपको। हम बेशक इसको डायरेक्ट यूज करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये रोटेशन दे रही है मैट्रिक्स। नजर आ रहा होगा, चलो थीटा को रोटेशन कैसे दे रही है, रोटेशन ये तो नहीं पता। काउंटर क्लॉकवाइज कैसे दे रही है ये भी नहीं पता। लेकिन अब वो कहता है अगेन कंसिडर वन ऑन स्लाइड वन। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ e1 e2 e3 ei डैश को भी लिखा था। अब देख लें अगला स्टेप वो क्या करने लगे। अब इन्होंने क्यू आई के से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को क्यू आई के से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें हो क्या रहा है। क्यू आई के से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देख लें यहां से क्यू आई के से करेंगे ये हो जाएगा, यहां से करेंगे ये हो जाएगा। अब ये क्या चीज है? मैंने ये कहा था कि अगर इंडेक्स फर्स्ट प्लेस पे भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पे देख लें दोनों डायरेक्शन को साइंस के खाते हैं, तो ये बन जाता है आपके पास क्रॉनिकल डेल्टा। ठीक है। हालांकि अभी हमने इसकी मजीद डिटेल करनी है, प्रूफ भी किया था, लेकिन ट्रांसपोज की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, इनमें से कोई एक फॉर्म है जो भी है, कैसे लिखा जाता है, बल्कि जो भी है क्या, गोलमाल ने बात की थी ना। देखिए आपको इतना नहीं पता लगा होगा, नीचे तो लिखा हुआ है ना, बल्ले बल्ले होगी ना। देखिए पहले मैं खुद इस तरह से बोलता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल हो, फिर आपको आसान हो जाए। अब यहाँ पे देखें क्यू ट्रांसफर और क्यू जो है ना, इसमें फर्स्ट इंडेक्स रिपीट हो, इसको रटा नहीं लगाना है, हम देखेंगे। और क्यू टू क्यू ट्रांसपोज हो तो फिर आपके पास सेकंड इंडेक्स रिपीट हो रहा होता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आता क्रॉनिकल डेल्टा ही है, आता क्रॉनिकल डेल्टा ही है। क्योंकि लेफ्ट से करें राइट से करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। अब यहाँ पे इंडेक्स फर्स्ट प्लेस पे रिपीट हो रहा है और ये बनता है क्रॉनिकल डेल्टा, डेल्टा के जे। और यहाँ पे देख लें, अब रिकॉल करें जो आपका फर्स्ट लेक्चर था, उसमें कोई फार्मूला था डेल्टा आई जे बी जे इक्वल टू बी आई। लेकिन मैं नहीं कहता उसको रटा लगाएं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि क्रॉनिकल डेल्टा नॉन जीरो तब होता है जब जे के बराबर हो, तो इस जे को के कर दें। ये देख लें, ये एक और ट्रांसफॉर्मेशन लॉ आ गया। यानी कि आप न्यू बेसिस को ओल्ड बेसिस की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ओल्ड को भी न्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, बड़ा की पॉइंट बताने लगा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रटा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोटेशन है और हमारे कोर्स में यही चलेगी। जब आप न्यू बेसिस से ओल्ड में जाते हैं तो ये जो इंडेक्स है ना, ये फर्स्ट प्लेस पे, ध्यान से देखें, यानी कि फ्री इंडेक्स, डमी इंडेक्स बाद में आ रहा है। लेकिन जब आप ओल्ड से न्यू में आते हैं, यहां पे देख लें, ये ओल्ड है, ओल्ड को इन टर्म ऑफ न्यू लिखा हुआ है, तो यहां पे जो के है, जो फ्री इंडेक्स है, वो सेकंड प्लेस पे आ रहा है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, ये मजीद क्लियर हो जाएगा। यहां से देख लें, ये है जी आपका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, ये तो आपने पहले कर लिया था। यहाँ पे देख लें, वही वाली बात है कि जब आप न्यू बेसिस वेक्टर से ओल्ड में जा रहे हैं, या इन शॉर्ट सिंपल मैं बोलता हूँ, न्यू इन टर्म ऑफ ओल्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। न्यू बेसिस को लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है ओल्ड बेसिस का। अब तो बहुत ही सिंपल कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देख लें, ये जो आई आपके पास आ रहा है ना, ये फर्स्ट प्लेस पे है, आगे समेशन है, ठीक है। अभी आपने ये फार्मूला किया है, इसमें पहले देख लें, यहाँ पे जो ओल्ड बेसिस है उनको न्यू में लेके जा रहे हैं, या ये कहना चाहिए कि ओल्ड बेसिस को लिखा जा रहा है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू बेसिस वेक्टर्स। फिर सुन लें, ओल्ड बेसिस वेक्टर्स को लिखा जा रहा है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू बेसिस वेक्टर्स। अब इसमें देख लें, समेशन इंडेक्स जो आपके पास आ रहा है ना, ये चीज आपके पास आ रही है, ये इधर आ रहा है। इधर से मेरी मुराद क्या है, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे आ रहा था, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है। या यूं देख लें, ये जो फ्री इंडेक्स है ये सेकंड प्लेस पे आ रहा है। यहाँ देख लें, यहाँ पे जो फ्री इंडेक्स है यहाँ फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, यहाँ पे जो फ्री इंडेक्स है यहाँ सेकंड प्लेस पे आ रहा है। इसी को यूं लिखा हुआ है ताकि इसके साथ कंपेयर कर सकें। लेकिन पहले देख लें किया क्या हुआ है। पहले चीज ये देखें, ध्यान से देखें और ध्यान से प्लीज सुने। ये जो के है फ्री इंडेक्स है, सेकंड प्लेस पे है। यहाँ पे आई फ्री इंडेक्स है, सेकंड प्लेस पे है। हो गया आप सही। इसके अलावा यहाँ पे देख लें, समेशन किस पे आ रही है, यहाँ पे आपके पास आई और आई पे आ रही है, यहाँ पे आई और आई पे आ रही है। यहाँ पे आई लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख लें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जे लिखा हुआ है। यहाँ पे जे लिखा हुआ है और यहाँ पे जो आई है यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे है, यहाँ पे जो है यहाँ फिर फर्स्ट प्लेस पे। तो जैसे यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आई और आई है तो यहाँ पर जे और जे है। यहाँ पे आपके पास के और के है तो यहाँ पे आई और आई है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे क्यों लिखा है, अब जरा देख लें, अब बड़ा क्लियर नजर आ जाएगा। यहाँ पे देख लें, ई आई डैश को लिखा हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ई वन ई टू ई थ्री। ये जो आई है आपके पास फ्री इंडेक्स, ये फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। यहाँ पे ई आई को लिखा हुआ है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ई वन डैश ई टू डैश ई थ्री डैश। और अब ये जो आई आपके पास आ रहा है, ये सेकंड प्लेस पे आ रहा है। देखें, ये बाय चॉइस नहीं हो रहा, ये करके हमने देखा, प्रूफ किया, ये सेकंड प्लेस पे आ रहा है।
इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है, क्या आप न्यू बेसिस वेक्टर्स को लिख रहे हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड बेसिस, या ओल्ड बेसिस को लिख रहे हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू बेसिस। अगर तो आप न्यू बेसिस को लिख रहे हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द ओल्ड बेसिस, तो ये जो इंडेक्स आपके पास आ रहा है फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है। और अगर आप ओल्ड बेसिस वेक्टर्स को लिख रहे हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू बेसिस वेक्टर्स, तो ये वाला जो इंडेक्स है ये सेकंड प्लेस पे आ रहा है। समेशन तो होगी। तो इसलिए अब देखिए स्टेप बाय स्टेप कोर्स आगे जाएगा, कई चीज इसमें हमने मजीद अंडरस्टैंड करनी है। फिलहाल ये ए पार्ट इसका यहां तक ही है। कोई क्वेश्चन हुए जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। ये जी हैप्पी एंडिंग, और ये लेक्चर आपका हो गया खत्म 3A। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी 3B में।